Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। सिलेबस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4 सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वेटेज 15 मार्क्स की है। फर्स्ट उसमें CPM है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सेकंड उसमें RCC है जिसकी वेटेज 15 मार्क्स की है। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसकी भी वेटेज 15 मार्क्स की है। और फ्लूइड मैकेनिक्स की वेटेज भी 15 मार्क्स की है। अब अगर इन चारों में से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो है सबसे कम सिलेबस है एज कम्पेयर टू RCC, फ्लूइड एंड सॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसकी वेटेज भी 15 मार्क्स की है और सिलेबस भी सबसे कम है एज कम्पेयर टू दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, ये तो आप सबको पता है। यहाँ पे सिर्फ इनको रिवाइज करेंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं यहाँ पे आपको मार्क करवाऊंगा। बिसाइड्स डैट मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि आपने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। जिस सब्जेक्ट के हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जिनमें से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो वो भी आपको मैं मार्क कराता जाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम सिंपली एक एग्रीमेंट कहते हैं विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट इज़ एन अंडरटेकिंग गिवन बाय अ पर्सन, नॉट बाय द गवर्नमेंट पर्सन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि कभी भी जो गवर्नमेंट पर्सन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक प्राइवेट पर्सन ही ले सकता है जो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ कंट्रैक्टर इनलिस्टेड बाय PWD डिपार्टमेंट। अब देखो, फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस एंड वाटर सप्लाई, फॉर इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग, फॉर फर्नीचर, ही मस्ट हैव वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दीज वर्क्स। तो इन सब कामों को करने के लिए कंट्रैक्टर के पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। बट आफ्टर भुज अर्थक्वेक ऑफ गुजरात 2001, लेकिन ये क्वालिफिकेशन जो थी भुज अर्थक्वेक से पहले थी। जब भुज अर्थक्वेक गुजरात में आया था 2001 में, उसके बाद जो है PWD डिपार्टमेंट ने क्वालिफिकेशंस कॉन्ट्रैक्टर के लिए चेंज कर दी। भुज अर्थक्वेक के बाद PWD डिपार्टमेंट ने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि एक कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए उसके पास एक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इफ़ इट्स अ फर्म मस्ट हैव सिविल इंजीनियर्स विद देम। अगर किसी ने एक फॉर्म बनाई है, अगर खुद उसके पास वैलिड सिविल इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है या मतलब वो टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं है, उसको अपने साथ क्या रखने पड़ेंगे, एक सिविल इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे, फिर जाके वो एक कंट्रैक्टर वैलिड है एज पर PWD डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू एंटर कंट्रैक्टर्स फॉर PWD डिपार्टमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, चीफ इंजीनियर जो है 1000 लाख तक अंडर ऑन पावर्स अमाउंट साइन कर सकता है। 1300 लाख तक उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है ADG से, और 1600 लाख कर उसने अमाउंट साइन करना है उसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है DG से। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अंडर हिज ऑन पावर्स 250 लाख तक अमाउंट साइन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 45 लैक्स एंड असिस्टेंट इंजीनियर 3 लैक्स। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको हम सिंपली यूनिट प्राइस रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट, लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द एबो। सो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और यूनिट प्राइस रेट कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं? बेस्ड अपॉन रेट ऑफ ईच आइटम्स। इसमें आइटम के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मटेरियल रेट हो गया, लेबर रेट हो गया, इसी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज बेस्ड ऑन कास्ट ऑफ वर्क पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी लग रही है, दैट इज नोन एज क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नाउअडेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग्स लमसम फिगर जो है आइटम्स का प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ अडॉप्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नाउअडेज, एंड लमसम कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ अडॉप्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस। इन ही पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सो जिन पॉइंट्स को यहाँ पे मैं मार्क करवा रहा हूँ, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि रेट को फिक्स किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू डू वर्क एट सम परसेंटेज। इसमें क्या किया जाता है कि परसेंटेज के बेस पे रेट को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे टेंडर। टेंडर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है सबमिटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पांस टू अ टेंडर कॉल नोटिस टू एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो दैट इज नोन एज टेंडर।
तो जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट कंट्रैक्टर सबमिट करता है, जब उसको टेंडर कॉल नोटिस मिलता है, डेट इज नोन एज टेंडर। अब टेंडर फॉर्म क्या होता है? इट्स अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेंडर। टेंडर फॉर्म में पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो लिखी होती है, जैसे जर्नल डिस्क्रिप्शन क्या है वो की, एस्टिमेटेड कास्ट कितनी है उसकी, एस्टिमेटेड टाइम आपको कितना है या स्टिपुलेटेड टाइम कितना मिलेगा आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और नेक्स्ट मनी आपने कितना करना है डिपॉजिट, सिग्नेचर कॉलम्स एटसेट्रा, उसमें डिटेल स्पेसिफिकेशंस होती है प्रोजेक्ट की, डेट इज नोन एज टेंडर फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मीन्स टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल डाटा, डेट इज नोन एज वॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल डाटा, डेट इज नोन एज वॉल्यूशन। इट जनरली डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, पर्पज, सप्लाई एंड डिमांड। ओबेस सी बात है, जो वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की वो लोकेशन के बेस पे वैरी करेगी, पर्पज के बेस पे वैरी करेगी, सप्लाई के बेस पे वैरी करेगी और डिमांड के बेस पे वैरी करेगी। अब पर्पज ऑफ वॉल्यूशन तो बेसिक है, बाइंग या सेलिंग के लिए अगर हमने प्रॉपर्टी को बाई करना है या सेल करना है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर मॉर्टगेज, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स एटसेट्रा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, असेसमेंट ऑफ टैक्स, एक्विजिशन एटसेट्रा, ये बेसिक पर्पजेज हैं वॉल्यूशन के। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूशन। वॉल्यूशन हम किन बेसिस पे करते हैं? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, उसी बेस पे वॉल्यूशन की जाती है। डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स एटसेट्रा, डिज़ाइन बिल्डिंग प्रॉपर्टी का कैसा है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स कैसी है। अगर डिज़ाइन अच्छा होगा, अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अच्छी होगी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। लोकेशन अगर अच्छी है, उसके बेस पे भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि ओल्ड फैशन डिज़ाइन। अगर उसका ओल्ड फैशन डिज़ाइन है, ओबेस सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी। अगर उसका लेटेस्ट डिज़ाइन है तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे वॉल्यूशन की जाती है। जैसे पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी, किस पर्पज़ के लिए आप उसको ले रहे हो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूजेस क्या है उसके, और स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है। दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है? व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज पुट टू ओपन सेल आइदर ऑक्शन और थ्रू सील्ड ऑफर्स बाय अ विलिंग सेलर, द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय हिम इज नोन एज मार्केट वैल्यू। अब किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उसको सेल करना चाहता है। अब उसको वो सील्ड ऑफर्स के थ्रू या ऑक्शन के थ्रू अगर उसको वो सेल करना चाहता है, अब कितना अमाउंट ऑफ मनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको उसके रिटर्न में उसको मिल सकता है, डेट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? सिंपली इट इज़ अ प्राइस एस्टिमेट टू बी रियलाइज्ड इन अ सेल प्रोसीड बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। इट इज़ अ फंडामेंटल। वैल्यू का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज हुआ बायर और सेलर के बीच में जब सेलर ने एक प्रॉपर्टी को सेल किया, डेट इज नोन एज वैल्यू। ये तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू, प्राइस एंड कास्ट। इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये मैंने लेक्चर में डिटेल से समझाया हुआ है, वहाँ पे आप इसको डिटेल से देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इनका ओवरव्यू दूंगा। प्राइस का मतलब क्या होता है? व्हाट यू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस यू एक्वायर, इट्स एन आर्बिटरी। तो प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप कितना पे करते हो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को एक्वायर करने के लिए, डेट इज नोन एज प्राइस। इट्स एन आर्बिटरी। प्राइस क्या एक आर्बिटरी है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट ऑफ कमोडिटी गुड्स फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर्स डिमांड। अब गुड्स की या कमोडिटी की कास्ट जो है वो कंज्यूमर्स के डिमांड पे फिक्स की जाती है। और कास्ट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मनी और इनपुट्स इंक्लूड इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब उस चीज़ को बनाने के लिए कितना पैसा आपने खर्च किया, डेट इज नोन एज कास्ट। वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये फंडामेंटल है, वहीं पे अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो ये क्या है? आर्बिटरी है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि वैल्यू फंडामेंटल है या आर्बिटरी है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे प्राइस पे, क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस जो है ये आर्बिटरी है या फंडामेंटल है। बुक वैल्यू क्या होता है? इट्स द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट शोन इन द अकाउंट बुक्स ऑफ अ कंपनी। अब कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने बनाई, ऑनर नहीं बनाई, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी उसको कितना लगा या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है जो उसकी अपनी अकाउंट बुक में है, डेट इज नोन एज बुक वैल्यू। इट रिड्यूसेस ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डेप्रिसिएशन एंड विल बी ओनली द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। बुक वैल्यू जो है वो ईयर टू ईयर डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी है उसको जैसे जैसे इनहेबिटेंट्स यूज़ करते जाएंगे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सिर्फ स्क्रैप वैल्यू बच जाती है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एसिस्ट वैल्यू हम किसको कहते हैं? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ लोकल अथॉरिटी यूज टू डिटरमाइन वेरियस टैक्सेस। एसिस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, अब जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करती हैं, उनके पास मेरी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड है, डेट इज नोन एज एसिस्ट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है? इट इज़ डेट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट टू रिप्लेस द सेम। रिप्लेसमेंट वैल्यू मीन्स लेट इट भी आपके पास एक कार है, आप उसका इंश्योरेंस भरते हो पर ईयर। अब इंश्योरेंस आप किस लिए भरते हो? सो डैट कि कल कोई मिसहैपनिंग होगी उस टाइम जो है इंश्योरेंस वाले आपको जो आपकी कार है जो उसका डैमेज हुआ उसके रिटर्न में आपको पैसे देंगे। तो कितना अमाउंट ऑफ मनी वो आपको देंगे उस प्रॉपर्टी के रिटर्न में, तो डेट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट वैल्यू।
सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रेटेबल वैल्यू। रेटेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट्स द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग ईयरली रिपेयरमेंट अमाउंट एंड म्युनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम ग्रॉस इनकम, दैट इज नोन एज रेटेबल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी म्युनिसिपल टैक्सेस रिपेयरमेंट अमाउंट डिडक्ट करने के बाद, दैट इज नोन एज रेटेबल वैल्यू। पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ लैंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, दैट इनहेरेंट वैल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल वैल्यू। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू ऑफ लैंड जो है वो इंक्रीज होती जाती है टाइम के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल वैल्यू। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डिस्ट्रेस वैल्यू। क्या होता है? डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब होता है कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज सोल्ड एट लोअर प्राइस देन दैट ऑफ एन ओपन मार्केट रेट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वॉर, राइट्स एटसेट्रा, दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस वैल्यू। किसी भी अननोन या सडन रीजन की वजह से जब ऑनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है लोअर प्राइस पे, दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस वैल्यू। ऑब्सोलिसेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लॉस ऑफ फंक्शनल यूटिलिटी ड्यू टू ओल्ड फैशन डिजाइन और सम अदर रीजंस, दैट इज अर्थक्वेक, नेचुरल क्लाइमेटिक इफेक्ट्स एटसेट्रा। फंक्शनल यूटिलिटी को खो देना ओल्ड फैशन डिजाइन की वजह से या किसी अननोन रीजन की वजह से, दैट इज नोन एज ऑब्सोलिसेंस। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है और सल्वेज वैल्यू क्या होती है? दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ बाई बीइंग डिसमेंटल्ड इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज जंक और डेमोलिशन वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे? डिसमेंटल कर देंगे। डिसमेंटल करने के बाद जो हम सेल करेंगे उस मटेरियल को, डिसमेंटल्ड मटेरियल को, तो कितना अमाउंट ऑफ मनी हमें वहाँ से मिल सकता है, डेट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। अब सल्वेज वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल, डेट इज नोन एज सल्वेज वैल्यू। सल्वेज वैल्यू में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को डिसमेंटल नहीं कर, रिलेटेड भी आपके पास कोई मशीनरी है, जैसे उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया, लेकिन उसको आपने डिसमेंटल नहीं किया, डेट इज नोन एज सल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट इसमें चलता है हमारे पास ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आइदर फ्रॉम रेंट और लीज ड्यूरिंग अ ईयर, डेट इज नोन एज ग्रॉस इनकम। टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक साल में हमें कितना रिटर्न मिलता है प्रॉपर्टी से, डेट इज नोन एज ग्रॉस इनकम। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे ग्रॉस इनकम होता है नेट इनकम प्लस आउट गोइंग्स। अब आउट गोइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें एक्सपेंसेस लगते हैं एनुअल रिपेयरमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वाटर चार्जेस एटसेट्रा, डेट इज नोन एज आउट गोइंग्स। ग्रॉस इनकम में से नेट इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आउट गोइंग्स बचता है। नेट इनकम मीन्स नेट अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग आउट गोइंग्स फ्रॉम ग्रॉस इनकम, डेट इज नोन एज नेट इनकम। नेट इनकम सिंपली मीन्स जो आपके पास प्रॉफिट बचा आउट गोइंग्स के बाद, डेट इज नोन एज नेट इनकम। मॉर्टगेज लीज का मतलब क्या होता है कि लैंडिंग ऑफ मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मॉर्टगेज। आपने किसी को पैसे उधार दिए अगेंस्ट अ सिक्योरिटी, डेट इज नोन एज मॉर्टगेज। पर्सन बोरोइंग मनी, अब जो आपसे उधार ले रहा है हम क्या कहते हैं? मॉर्टगेजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सन और अ पार्टी लैंडिंग मनी, अब जो उधार दे रहा है उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट फॉर मॉर्टगेज ट्रांजेक्शन उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्टगेज डीड। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर जो है टेंडर डालता है उस टाइम जो है वो कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है पार्टी को देता है, डेट इज नोन एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जनरली अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है वो 2% होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर एक्सेप्ट हो गया उसके बाद उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से जनरली 10% से ज़्यादा होता है या 10% होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वैसे ये भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? द फंड डिपॉजिटेड इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स इन अ बैंक और विद इन एन इंश्योरेंस कंपनी सो डेट ऑन द एक्सपायरी पीरियड ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग सफिशिएंट अमाउंट विल बी अवेलेबल फॉर द रिप्लेसमेंट। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपको नेट इनकम मिलेगी उसका कुछ परसेंट जो है आप एज अ सिंकिंग फंड डिपॉजिट करते रहोगे, और जैसे ही उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपको वो पैसा वापस मिलेगा सेम प्रॉपर्टी को रिप्लेस करने के लिए। उसको आप दोबारा से बनाओ या कुछ भी करो, डेट इज नोन एज सिंकिंग फंड। इस पे मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, तो यहाँ पे आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना। इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने सारे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंकिंग फंड को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू एस इंटू 1 + r⁻n-1 अपन आर। एस एन हमारे पास यहाँ पे क्या है? सिंकिंग फंड है। एस हो गया हमारे पास यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन हो गया हमारे पास यहाँ पे लाइफ स्पैन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर हमने यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, यहाँ तो हम सिंपल इसको एक्सचेंज कर देंगे, एस इज इक्वल टू एस एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 + r⁻n-1। कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस सी, इट इज इक्वल टू आर अपन 1 + r⁻n-1। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं कि एस एन की वैल्यू 1 ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। सो जिस सब्जेक्ट्स के भी रिकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आपको लेक्चर्स में करवाए हैं, आपने इन्हीं के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। इन्हीं के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूअस यूज, डेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन।
ग्रेजुअल जो वैल्यू डिक्रीज होती है प्रॉपर्टी की कंटिन्यूस यूज़ की वजह से, डेट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद स्टैंडर्ड मटेरियल, इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 80 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम किसी भी बिल्डिंग को एक स्टैंडर्ड मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 80 ईयर्स तक होता है। इट हैज़ सो मेनी मेथड्स बट विच गिव द फेयर रिजल्ट्स आर। डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बट उन मेथड्स में से दो मेथड्स ऐसे हैं जो हमें फेयर रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड इसमें जाता है हमारे पास सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी, इट इज़ इक्वल टू सी माइनस वी अपॉन एन। सी हमारे पास यहाँ पे होती है ओरिजिनल कॉस्ट, वी होगी सल्वेज वैल्यू और एन होगी हमारे पास यहाँ पे लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग। अगर हमने यहाँ से बुक वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट माइनस एन इंटू डी। सेकंड मेथड यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड। ये सेम फॉर्मूला है जो ऊपर हमने डिस्कस किया अभी सिंकिंग फंड के लिए, एस इज इक्वल टू एस एन इंटू आर अपॉन वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे जो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर बिल्डिंग लाइफ। बिल्डिंग लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास 0 to 5 ईयर्स। 0 to 5 ईयर्स के बीच में अगर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन वैल्यू जो पर ईयर आती है बिल्डिंग की वो नील आती है और टोटल डेप्रिसिएशन भी नील ही आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर लाइफ ऑफ बिल्डिंग 0 और 5 ईयर्स के बीच में होगा उस केस में उसकी डेप्रिसिएशन 0 होगी, मीन्स नील होगी। 5 to 10 ईयर्स के बीच में अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी आती है? 0.5%। टोटल डेप्रिसिएशन इसकी आ जाती है 2.5%। 10 to 20 ईयर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 0.75% और टोटल डेप्रिसिएशन इसकी आती है 7.5%। 20 to 40 ईयर्स के बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डेप्रिसिएशन पर ईयर आती है इसकी 1% और टोटल डेप्रिसिएशन इसकी हो जाती है 20%। इन बिटवीन 40 to 80 ईयर्स डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाती है हमारे पास यहाँ पे 1.5% और टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ तक हो जाती है 60%। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 0 to 80 ईयर्स तो ये 90% के बराबर आ जाती है। ये बात हमेशा आप याद रखना, टोटल डेप्रिसिएशन कभी भी 100% नहीं हो सकती है। बाकी जो रिमेनिंग 10% यहाँ पे बचती है, डेट 10% इज योर स्क्रैप वैल्यू और सल्वेज वैल्यू। अगर आप प्रॉपर्टी को डिसमेंटल कर दोगे तो आपकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी, अगर आप प्रॉपर्टी को डिसमेंटल नहीं करोगे तो आपकी वो सल्वेज वैल्यू हो जाएगी। कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी भी चीज़ की टोटल डेप्रिसिएशन 100% कभी भी नहीं होती है। यहाँ पे फिर हमने न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड डिस्कस किए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो जो न्यूमेरिकल्स मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं आपने उन्हीं न्यूमेरिकल्स को देखना, उन्हीं के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सकता था, इसके रिलेटेड आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन वर्क कम लगेगा उन्हीं न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। एक और न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये न्यूमेरिकल्स हमने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट बुक विच इज़ सिंपली नोन एज एमबी। ये एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है वेयर मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड फॉर द वर्क डन बाय द कंट्रैक्टर। अब कंट्रैक्टर जो भी काम करता है साइट पे, जूनियर इंजीनियर जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर देता है एक बुक पे। डेट बुक इज नोन एज मेजरमेंट बुक। पेमेंट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट बुक। जो कंट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है वो मेजरमेंट बुक के बेस पे ही की जाती है। मेजरमेंट बुक जो है जनरली 3 टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक और चेक मेजरमेंट बुक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, इन विच कंस्ट्रक्शन वर्क्स, रिपेयरिंग वर्क्स एंड मटेरियल सप्लाई रिकॉर्ड इज रिटन। ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक में हम जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क की डिटेल रखते हैं, रिपेयरिंग वर्क की डिटेल रखते हैं और मटेरियल का रिकॉर्ड रखते हैं, कितना सप्लाई हुआ, साइट पे कितना मटेरियल यूज़ हुआ, वो सब कुछ रिकॉर्ड हम मेजरमेंट बुक में रखते हैं। इसको जनरली जूनियर इंजीनियर प्रिपेयर करते हैं क्योंकि साइट पे मैक्सिमम जो होता है वो जूनियर इंजीनियर ही होता है। बाकी असिस्टेंट इंजीनियर हो गए या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो साइट पे कभी कभी जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो साइट पे इंजीनियर होता है वो जूनियर इंजीनियर ही होता है। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल। नेक्स्ट इसमें जाते हैं मेरे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। ये एक डिटेल्ड मेजरमेंट बुक होती है बिल्डिंग की, आर करेक्टली रिकॉर्डेड ऑन इट्स कंप्लीटेशन। तो जब एक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके कंप्लीटेशन पे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक प्रिपेयर की जाती है, उसमें सारा का सारा रिकॉर्ड उसका लिखा जाता है, सो एज टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स और पीरियडिकल रिपेयर्स, दैट इज वाइट वॉशिंग, पेंटिंग एटसेट्रा। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जैसे हमने बिल्डिंग को पीरियडिकली रिपेयर करना होता है, जैसे वाइट वॉशिंग करनी होती है, पेंटिंग एटसेट्रा, उस केस में हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक से डायरेक्ट रिकॉर्ड लेंगे, उसी के बेसिस पे जो एस्टिमेट वहाँ पे बना हुआ, ओल्ड एस्टिमेट बना हुआ होगा, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे वाइट वॉशिंग, पेंटिंग वगैरह करवाएंगे। इट इज़ चेक्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और हर 5 साल के बाद स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक को कंपिटेंट अथॉरिटी जो है चेक करती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड इसमें जाती है मेरे पास चेक मेजरमेंट बुक। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसडीओ। एसडीओ कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर को, टू कंपेयर द मेजरमेंट्स विद ऑल द एमबीज। अब एसडीओ इसको इसलिए प्रिपेयर करता है कि सो डैट कि जो जूनियर इंजीनियर ने मेजरमेंट बुक प्रिपेयर की है
और जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है इन सब के साथ वो उसको कंपेयर कर सके। क्रॉस चेक के लिए चेक मेजरमेंट बुक को प्रिपेयर किया जाता है। अब चेक मेजरमेंट बुक में किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है, जैसे फाउंडेशन डिटेल्स होगी, स्टील हो गया, अर्थ फिलिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कैश बुक। कैश बुक हम किसको कहते हैं? अ बुक विच इंक्लूड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, डेट इज नोन एज कैश बुक। जिस बुक में सारी की सारी कैश रिसिप्ट्स होंगी, बैंक डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स वगैरह एटसेट्रा, डेट इज नोन एज कैश बुक। एंट्रीज आर आल्सो एडिड इन जर्नल लेजर। इट हैज़ 3 टाइप्स। कैश बुक भी 3 टाइप की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? इट शोज ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? ये सिर्फ रिसिप्ट्स और पेमेंट को शो करती है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? इट शोज रिसिप्ट्स, पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? इसका जो साइज़ होता है वो 11 इंच इंटू 8 इंच होता है। इसके अलावा इसमें क्रेडिट सेक्शन होता है, सेफ रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, डाटा सेक्शन होता है, रेफरेंस अकाउंट, कैश एंड बैंक बाय। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टॉक कंट्रोल। इसको हम स्टॉक कंट्रोल भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ चेकिंग अ शॉप स्टॉक। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल विद इन अ बिजनेस। इन्वेंट्री कंट्रोल का सिंपल अगर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे साइट पे हम काम करते हैं, वहाँ पे जो मटेरियल की डंपिंग होती है, मटेरियल को चेक करना कि हमारे पास मटेरियल कितना अभी अवेलेबल है, जो मटेरियल अभी साइट पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्या वो हमारे पास अवेलेबल है, कितना अमाउंट में अवेलेबल है, ये सब कुछ चेक करना, इस चीज़ को कंट्रोल करना, डैट इज़ नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट टिपिकली इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग कंप्लायंस विद मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप इन ऑर्डर टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जो साइड पे काम हो रहा है उसको चेक करना कि एज पर स्टैंडर्ड हो रहा है, एज पर स्पेसिफिकेशंस हो रहा है, डेट इज नोन एज क्वालिटी कंट्रोल। ये तो बेसिक टर्म्स है, इनको यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है? इट इज द वैल्यू और अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी द इंटरेस्ट ऑन विच वुड बी इक्वल टू नेट इनकम आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है इसको भी हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से देखना। इसके रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से न्यूमेरिकल्स करवाया है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर हम इन शॉर्ट देखेंगे ये किसके बराबर होती है? एयर्स परचेज इनटू नेट इनकम। नेट इनकम हमने ऊपर डिस्कस कर ली। नेट इनकम का मतलब होता है जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा किसी भी प्रॉपर्टी से। एयर्स परचेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू के। अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा होगी एयर्स परचेज भी ज़्यादा होगी, अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम होगी तो एयर्स परचेज की वैल्यू भी कम होगी। अब एयर्स परचेज क्या होता है? इट मीन्स द कैपिटलाइज्ड वैल्यू विच नीड्स टू बी पेड वंस फॉर ऑल टू रिसीव अ नेट एनुअल इनकम। फॉर एग्जाम्पल RS1 by way of interest at the prevailing rate. Suppose to get RS1 rupees return, one has to deposit RS20 rupees per annum at the rate of 5%. Suppose आप एक प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपको 1 रुपया रिटर्न मिले एनुअली। सो टू गेट 1 रुपीज़ रिटर्न यू हैव टू डिपॉजिट 20 रुपीज़ पर एनम एट द रेट ऑफ 5%। दैट इज नोन एज ईयर्स परचेज। इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। YP इज इक्वल टू 1 अपॉन R और सिंपली इट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस SC। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? ईयर्स परचेज इनटू नेट रिटर्न। इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। ये न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1 या 2 फॉर्मूलाज टोटल इसमें लग रहे हैं। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इनको भी आप यहाँ पे अच्छे से देखना। सो आई होप कि यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हो, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो बाकी जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।